हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ एनसीईआरटी सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यहां पर हम हर चैप्टर का क्विक रिविजन करने के बाद, कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। लेकिन मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं उनमें, और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और यही नहीं ओलंपियाड जो होते हैं, एनटीएससी जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस को देखने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, एंड इट इज वेरी सिंपल, राइट? ओके, आज मैं क्या कराने जा रही हूं, मैं आज के सेशन के बारे में आपको बताती हूं। हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या किया था? प्रीवियस सेशन में हमने थर्ड चैप्टर जो है बायोलॉजी का 11th क्लास के लिए, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, उसका किया था क्विक रिविजन। उसके सारे कंसेप्ट समझे, उसके कीवर्ड समझे, चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और कंसेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर किए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम इस प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं, और वो चीज क्या है भाई? हमने प्लांट किंगडम पढ़ा है। प्लांट किंगडम मतलब क्या? छोटे से छोटा प्लांट जो है उससे लेकर के बड़ा एडवांस्ड प्लांट, हर चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं तो डेफिनेटली हमने प्लांट किंगडम में जो क्लासेस पढ़ी हैं, है ना, अलग अलग क्लासेस पढ़ी थी, उनके बारे में हमें याद रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं हर एक के, उसके बारे में कुछ फीचर्स याद रखने पड़ेंगे। ओनली देन वी कैन सॉल्व दिस questions, these set of question as in MCQs हो या short answers हो या long answers हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये चैप्टर्स होते हैं जहाँ क्लासिफिकेशंस हो, उन चैप्टर्स में कैसी क्वेश्चंस पूछी जाती है? पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन पूछी जाती है, तो हमें उस किंगडम से उसे रिलेट करके याद रखना है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वो हम करके आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को कौन से ग्रुप में किया जाता है क्लासिफाई? ये हमें बताना है। तो कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ये पढ़ने के लिए एकदम खोल लो अपने आंख, नाक, कान सब खुले रखो, समझो। साइनोबैक्टीरिया। अब जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो कैसा है? वो है एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? प्रिमिटिव सेल, सबसे पुराना सेल जो सबसे पहले आया था, जिसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है। उसके स्ट्रक्चर्स को लेके, स्ट्रक्चर्स कौन से स्ट्रक्चर्स मैडम? सेल के सेल का न्यूक्लियस, सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलीज, वो सब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थे क्योंकि सबसे पुराना बेचारा टाइप है। तो प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव सेल जिसमें इल डिफाइंड न्यूक्लियर मटीरियल होता है। इल डिफाइंड मतलब क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर रखा हुआ रहता है, उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं होती जो कलेक्ट करके रखे, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ना राइबोस, ना माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, ना गोल्गी अपैरेटस देखने को मिलता है, ना वैक्यूल देखने, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये एकदम सिंपल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है साइनोबैक्टीरिया। और अगर आपको याद है, मैंने आपको ऐसा कुछ लिख के बताया था, ऐसा कुछ याद आया? क्या कहलाता था? ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जांपल फटाफट से बता दो। ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जांपल है एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब साइनोबैक्टीरिया में ही आते हैं। ओके, अब क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गे है तो इसके नाम से हमें ये तो समझ में आया, ये ब्लू और ग्रीन है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाने वाला है। तो ये कैसा होता है? ये होता है ऑटोट्रॉफिक नेचर का। ऑटोट्रॉफिक नेचर का क्या मतलब है? जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक है मतलब ये कैसे खाना बना रहा होगा? अपना फोटोसिंथेसिस करके। हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस
के बिना सारी कहानी अधूरी है। तो फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना खुद बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्या चीजें जरूरी हैं? क्लास 10th में हमने ये पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि व्हाट आर दी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। याद आ गया? वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसके पास क्लोरोफिल तो रहा होगा कि नहीं, है ना? बिना उसके तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती थी। तो ये सारी फीचर्स मुझे तुरंत याद आ जाते हैं। किसके बारे में? साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब यहां से अपने को मैच करना है ना? ये जब हमने पढ़ लिया तो अब मुझे ये सारी चीजें देख के बताओ कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम में आएगा, कौन से किंगडम में आएगा? तो उसके लिए हमको किसने क्लासिफिकेशन दिया था? जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, किसने क्लासिफिकेशन दिया था? सर R.H. विटेकर ने। कौन से ईयर में? 1969 में। मैं इतनी बार बोल चुकी हूं कि अब तक ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। तुम्हारी क्लास में अगर ये पूछा गया और तुमने नहीं बोला तो फिर समझना, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए अभी तक। अब हम बात करते हैं सर R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? उसमें था मोनेरा, प्रोटेस्टा, यही था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट? यही सारी चीजें प्रेजेंट थी। अब इसमें से फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया कैसे हुआ करते थे? यूकैरियोटिक, राइट? एडवांस्ड सेल था, प्रॉपर न्यूक्लियस था, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेली थे। तो ये तो अपने फंडे क्लियर हैं यहां तक। मोनेरा के अंदर कौन आता था? मोनेरा के अंदर आता था प्रोकैरियोट। मोनेरा के अंदर कौन आता था? प्रोकैरियोट। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ये जो प्रोटिस्टा भाई साहब है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक होता है मोनेरा और फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के बीच में। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ फीचर्स मोनेरा के भी हैं और कुछ फीचर्स इन तीनों ग्रुप के भी हैं। लेकिन प्रोकैरियोट तो यहाँ पे भी, सॉरी यूकैरियोट यहाँ पे भी आएगा, यूकैरियोट यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पर नहीं आता। तो प्रोकैरियोट है तो किस में जाएगा? मोनेरा में जाएगा। इससे दो चीजें हुई, इससे हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिवाइज हुआ और इससे हमारा साइनोबैक्टीरिया रिवाइज हुआ, एग्जाम्पल्स रिवाइज हुए, उसके फीचर्स रिवाइज हुए। कंप्लीटली समझ में आ गया? अब हमें ये मालूम है कि मोनेरा में आता है हमारा जो आंसर है, तो देख लो फटाफट से कौन सा हमारा आंसर है। फर्स्ट है प्रोटेस्टा, बिल्कुल नहीं। प्लांटे नहीं। मोनेरा यस। एल्गे नहीं, है ना? क्योंकि एल्गे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनने क्लासिफाइड अंडर कौन से ग्रुप में क्लासिफाई होता है ये बोला है। नाउ सी, चेक द आंसर। So the answer is Monera. Clear? This is how you'll solve the question. Next question देखते हैं, ठीक है? Question number 2. Fusion of two motile gametes. दो मोटाइल गैमीट्स हैं। मोटाइल मतलब मोटा भाई नहीं, चलने वाला गैमीट जो चल सकता है। मोटाइल गैमीट है विच आर डिसिमिलर इन साइज, बिल्कुल अलग अलग है भैया साइज में। वो इस टर्म्ड एज, उसको क्या बोलोगे? ये बताने से पहले इसके मैं तुम्हें ऑप्शन बताती हूँ और फिर अपन समझेंगे एक एक चीज का मतलब। अगर दो मोटाइल गैमीट हैं और डिसिमिलर साइज के हैं तो इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है ऊगेमी, ठीक है? चाहूं तो मैं तुम्हें यहीं से बता सकती हूँ कि क्या है। तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं तुम्हें पहले ऑप्शन एक्सप्लोर कराती हूँ। ऊगेमी क्या होता है? ऊगेमी होता है जहां पर दो, डेफिनेटली गेमी का मतलब क्या कि फ्यूजन हो रहा होगा, और कौन फ्यूज होगा? गेमीट्स फ्यूज होंगे। तो ऊगेमी का मतलब होता है जहां पर स्मॉल मेल गैमीट होता है, स्मॉल मेल गैमीट होता है, और लार्ज फीमेल गैमीट होता है। लार्ज फीमेल गैमीट होता है, छोटा सा मेल गैमीट होगा जिसको मूव करना पड़ेगा, जिसको ट्रैवल करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा मदर सेल। मदर सेल क्यों बोला है? क्योंकि बेसिकली सारा मटेरियल उसी में प्रेजेंट है, और वो जो मदर सेल है, फीमेल गैमीट जो है, वो क्या करेगी? इस मेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगी और नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। तो यहाँ पर फीमेल गैमीट लार्ज होता है। अगर ऐसे दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो, स्मॉल मेल और लार्ज फीमेल गैमीट, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऊगेमी है, ठीक? आइसोगेमी का मतलब होता है जहां पर, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम।
आइसो का मतलब ही होता है सेम। तो जहां पर सेम साइज के गैमीट्स फ्यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, आइसोगेमी। और एनाइसोगेमी, अगर किसी वर्ड के आगे एन लग जाता है मतलब वो चीज एब्सेंट है। तो कौन सी चीज एब्सेंट है, आइसो एब्सेंट है। आइसो का मतलब होता था सेम, अब सेम तो एब्सेंट है, तो मतलब ये क्या हो गए, ये हो गए डिसिमिलर साइज के गैमीट्स का फ्यूजन। डिसिमिलर साइज के गैमीट्स का फ्यूजन हो गया। अब जूगेमी मतलब क्या होता है, तो जू डेफिनेटली एनिमल के लिए यूज हो रहा है। एनिमल के अंदर कौन सा वाला रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नॉर्मली बोला जाता है जूगेमी। ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो क्या मांग रहा था, वो मांग रहा था कि मोटाइल है और डिसिमिलर इन साइज है। तो यहाँ पे साइज जो है वो कैसे थे, स्मॉल मेल गैमीट, लार्ज फीमेल गैमीट, दो बिल्कुल अलग अलग गैमीट। स्मॉल सेम साइज के गैमीट्स होंगे तो आइसोगेमी, और एनाइसोगेमी मतलब डिसिमिलर साइज के गैमीट जो नेचर में कैसे हो, जो नेचर में मोटाइल हो। अच्छा, अब तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम ये जो स्मॉल और लार्ज है ये भी तो डिसिमिलर साइज के गैमीट हैं, लेकिन एनाइसो में भी आप कह रहे हो डिसिमिलर साइज के गैमीट हैं। वो ऐसा इसीलिए, ये हमारा आंसर क्यों नहीं है ऊगेमी और एनाइसोगेमी ही क्यों है, क्योंकि एनाइसोगेमी में स्पेसिफिकली मोटाइल गैमीट होने चाहिए। स्पेसिफिकली कैसे गैमीट्स होने चाहिए, दोनों मोटाइल गैमीट्स, दोनों मूव करने वाले गैमीट्स होने चाहिए, जो कि ऊगेमी में नहीं थे। डिसिमिलर तो साइज में वो भी थे लेकिन वो मोटाइल नहीं थे। मोटाइल कौन होंगे, एनाइसोगेमी में जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इसीलिए एनाइसोगेमी इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये चार बातें समझ में आ गई, किसी को इन चार बातों में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं। अपन ने कंसेप्ट अपना लगा लिया है, चेक करो। एनाइसोगेमी इज द आंसर। क्लियर हो गया। जूगेमी का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमी का मतलब होता है मोटाइल गैमीट्स जहां पर डिसिमिलर साइज के फ्यूज करें। एंड आइसोगेमी में क्या होता है, सिमिलर साइज है, एकदम एक जैसे साइज के शेप के गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं। और ऊगेमी में क्या होता है, मेल वाला स्मॉल गैमीट, फीमेल वाला लार्ज गैमीट, वो दोनों फ्यूज हो गए तो बोलेंगे ऊगेमी हो गया। क्लियर हो गया, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट क्या होता है, पहले तो वो समझो, उसके बाद देखेंगे कि किस ग्रुप में आता है। होल्ड फास्ट जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो देखने में थोड़ा सा ऐसा दिखता है जहां पर थोड़े छोटे 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 रूट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। स्टाइप क्या होता है, स्टाइप होता है, अगर ये सॉइल है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है और यहां पर स्टाइल होता है एक छोटा सा स्टॉक, छोटा सा स्टॉक, जैसे अपन फ्लावर की स्टॉक देखते हैं ना, वो पकड़ने वाली जो स्टेम होती है, वो स्टॉक जो है वो होती है छोटी सी। और फ्रॉन्ट जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको ऐसी फैली हुई अलग अलग लीव्स तो नहीं दिखती, बट ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा जहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ऐसा इस तरीके से। तो ये जो तीन पार्ट्स देखे जाते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। अब इसका नाम भी लिख लो, हमेशा याद रहेगा, जहां पर भी आप लिख रहे हो वहां इस डायग्राम को बना लेना। ये वाला जो होल्ड स्टॉक कहलाता है स्ट्रक्चर, ये होल्ड फास्ट, ठीक है। ये कैसा होता है, ये होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, रूट लाइक, रूट के जैसा होता है पर रूट नहीं होता प्रॉपर। ये जो है ये कहलाता है स्टाइप। स्टाइप कैसा होता है, स्टॉक जैसा, स्टॉक लाइक, लेकिन स्टॉक लाइक है, स्टॉक नहीं है प्रॉपर। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। ये क्या है, लीफ लाइक। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये किसमें पाया जाता है, पहला इनने ऑप्शन दिया है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या होती है, रोडोफाइसी कैसी है, रेड algae,
को रोडोफाइसी बोलते हैं, ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी, और जो फेओफाइसी होती है वो कैसी होती है, ब्राउन कलर की एल्गे होती है। ये तो हमें कॉमन नेम पता चल गए ना, ये तो अपने को याद थे। अब बताओ ये जो रेड वाली एल्गे है और जो ग्रीन वाली एल्गे, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता था? अगर आपको याद है तो इनका अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर होता था। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि एक जस्ट सेल का मास है, लेकिन प्रॉपरली ना आपको कुछ लीफ जैसा दिखता है, ना आपको कुछ रूट जैसा दिखता है, ना आपको कुछ स्टेम जैसा दिखता है। और सिर्फ ब्राउन एल्गे मतलब कि फेओफाइसी ही ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर हमें कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म क्या होते हैं, होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉन। तो ये जो हमारा आंसर है वो किसकी तरफ जाएगा, फेओफाइसी की तरफ, क्योंकि बाकी तो डिफरेंशिएटेड नहीं है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो आंसर इज फेओफाइसी। अब देखो जरा इसको, ऑप्शन सही है, हाँ, फेओफाइसी इज द आंसर। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, फेओफाइसी यानी ब्राउन एल्गे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफाइंड होता है, थोड़ा इट इज समवॉट प्लांट लाइक, थोड़े रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, थोड़ा स्टेम जैसा, थोड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन बाकी दोनों में क्या होता था, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी फॉर्म है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्लांट में रखें भी कि ना रखें, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, बाकी फीचर्स देख करके हमने उसे प्लांट में रखा है। पर प्लांट जैसा स्ट्रक्चर देखने में आंखों से कौन सा दिखेगा, फेओफाइसी। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन सेज अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट में थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जहां पर कोई भी स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, लीफ है। ये मैं एनिमल के बारे में मैंने बताया। और अगर प्लांट की बात करें तो लीफ नहीं समझ में आ रही, स्टेम नहीं समझ में आ रही, रूट नहीं समझ में आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसा स्ट्रक्चर है ये, तो वो हम बोल देते हैं भाई आप थैलस हो गए। जिसका कुछ अता पता नहीं है, सर पैर हाथ पांव कुछ नहीं है, तो वो बोल दिया थैलस। थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, शोज राइजॉइड एंड इज हैप्लॉइड। अब राइजॉइड अपने को दूसरा वर्ड मिला जो इंपॉर्टेंट है। तो राइजॉइड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमीबॉइड अमीबा के जैसा, रोम्बॉइड रोम्बस के जैसा, राइजॉइड रूट के जैसा स्ट्रक्चर। तो कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये हैप्लॉइड भी है। अब हैप्लॉइड का क्या मतलब है, हैप्लॉइड का मतलब है जहां पर सेल में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, तो अपन उसे कहते हैं कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमीट्स आर मोटाइल। इसके बाद गैमीट्स कैसे हैं, गैमीट्स मोटाइल हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं भाई गैमीट्स, और इनको वाटर की सख्त जरूरत है, वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, ऐसा ये फीचर्स अपने को क्वेश्चन में मिले। आइडेंटिफाई द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। अब जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो इस चीज को याद रखिएगा कि एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर बना लो, आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर अपनी पढ़ाई जो अपन करके हैं उसके साथ मैच करेंगे, कंसेप्ट में लाएंगे। तो कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं जहां थैलस जैसी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी हो, लेकिन थोड़ा सा राइजॉइड की तरफ चला गया, मतलब कुछ तो डिफरेंशिएशन होने लगा था। देखो, हमने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, एंजियोस्पर्म पढ़े, जिम्नोस्पर्म पढ़े, डाइकॉट पढ़े, मोनोकॉट पढ़े, यही पढ़ा था। अब ये हमने जो प्लांट की क्लासेस अलग अलग पढ़ी हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता ये है कि जो थैलोफाइटा से अपन चालू करें, थैलोफाइटा बिल्कुल ही कैसा स्ट्रक्चर होता था, ऐसे ही गया बीता पुराना सा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर, बस बोल दिया भैया कि तुम थैलस जैसे हो, अनडिफरेंशिएटेड तुम्हारी बॉडी है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा दिख रहा है, प्लांट जैसा दिख ही नहीं रहा, लेकिन स्ट्रक्चर इंटरनली थोड़े बहुत सिमिलर थे, तो हमने कह दिया चलो आप प्लांट हो। तो थैलस वो खत्म हुआ। थैलस के बाद ब्रायोफाइटा पे जब हम आए, तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर थोड़ा सा वो प्लांट जैसा होने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भाई मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। कौन सा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, चलो रूट दिखा देता हूँ, रूट टाइप का ऐसा मैं एक स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ, पहले वाले में नहीं था, मेरे में आ गया। लेकिन फिर टेरिडोफाइटा में गए तो प्लांट में क्या क्या दिखा, लीफ दिखी, स्टेम दिखा, रूट जैसा दिखा। अब ये क्या होता है, ऐसे एडवांसमेंट होने लगा।
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, भैया वो थोड़े एडवांस्ड है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है एक्चुअली, फिर मोनोकॉट डायगोट और भी एडवांस। तो बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर धीरे धीरे एडवांस हुए हैं, हमें वहां से कहानी चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थैलस दिया हुआ है ना, थैलस मतलब सबसे पुराना वाला जो अनडिफरेंशिएटेड था। तो ये हो सकता है कि क्या हो, थैलोफाइटा, लेकिन थैलोफाइटा तो एकदम ही गया बीता था ना, सबसे पुराना था, उसके पास तो सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी लगते ही नहीं थे प्लांट जैसे, लेकिन इसके पास प्लांट जैसा एक फीचर है जो कि क्या है, राइजोइड है। तो ये किसकी तरफ हमारा आंसर जाता है, हमारा आंसर अभी इस समय चल रहा है ब्रायोफाइटा की तरफ, ब्रायोफाइटा की तरफ। और तुम्हें याद हो अगर, तो ब्रायोफाइटा के लिए वाटर बहुत नेसेसरी हुआ करता था, बड़ा ही नेसेसरी। तो अब ये तीन चीजें हमारी ब्रायोफाइटा की तरफ आ गई। हैप्लॉइड भी ब्रायोफाइटा में आता है, गैमीट मोबाइल है वो भी इसने बोला था, मोटाइल गैमीट है वो भी इसने बोला था। तो हमारा आंसर हमको ब्रायोफाइटा की तरफ लगता है, दिखता है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस को पहले एक्सप्लोर करो। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर प्लांट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। जिम्नोस्पर्म एडवांस्ड है, तो ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है, थैलस जैसी बॉडी थोड़ी होती है जिम्नोस्पर्म में। मोनोकॉट मतलब क्या होता है, जहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए हो सीड को, उसको कहते हैं मोनोकॉट। तो सीड पहुंच गया वहां पे, तो सीड तो यहाँ हो ही नहीं सकता थैलस जैसी बॉडी में। और फिर अपना जो आंसर जहां अपन कंसेप्ट लगा के वैसे भी पहुंचे थे, वो ब्रायोफाइटा यहाँ भी मिल गया, और कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई और किसी क्लास में किसी किंगडम में कंफ्यूजन ही नहीं होगा, हमको कोई डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा इन रिस्पेक्ट इन रिगार्ड्स टू द फीचर गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अब देखो आंसर हमारा क्या है, ब्रायोफाइटा। चेक कर लो ब्रायोफाइटा है भी कि नहीं, ब्रायोफाइटा है, वही आंसर है। So the thing which is important is you should know the characteristic features, the defining features of each and every phylum or division, whether it is any of the maybe plant है या हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको कुछ बेसिक फीचर्स याद रखने पड़ेंगे। क्विक रिविजन जब मैंने आपको कराया था तो वहां मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था इन्हीं चीजों को लेकर के, जैसे रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी के लिए मैंने टेबल पढ़ाया था। अगर आप किसी भी चीज को टैबुलर फॉर्म में याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोथैलस इज, प्रोथैलस क्या होता है? प्रोथैलस बेसिकली एक गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर होता है। गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है मैडम? गेमिटोफाइट, अब यहाँ पे देखो ये लड्डू क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट वाला ऐसा नहीं है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। गेमिटोफाइट का मतलब होता है वो पोर्शन जो गेमीट्स बनाएगा। गेमीट्स क्या करेंगे? गेमीट्स करेंगे क्या? गेमीट्स इन्वॉल्व होंगे फर्टिलाइजेशन में, फ्यूजन करेंगे, आगे जाके नया डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। तो गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस। और किस में पाया जाता है प्रोथैलस? अगर आपको याद हो मैंने आपको बना के भी बताया था प्रोथैलस कैसा स्ट्रक्चर था। जब एक सेल जब डिवाइड करता है ना, सब कोई भी सेल, किसी भी सेल की कहानी अभी ये छोड़ दो, कोई भी सेल की कहानी समझो, जब वो डिवाइड करता है तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है ना, वो जर्मिनेट हो जाता है। ऐसा कुछ बना के बताया था, अब याद आया? और जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो वो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता था रूट जैसा, थोड़े थोड़े उसमें रूट्स दिखने लगते थे। फिर जब ये और डिवीजन करता था तो इसमें ये रूट्स जैसे स्ट्रक्चर तो थे ही थे, लेकिन इसके पास ऐसे बड जैसे स्ट्रक्चर भी थे, और बड जैसे स्ट्रक्चर आगे जाके गेमिटोफाइट बनते थे। मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, याद आ गया? तो ये वाली जो स्ट्रक्चर थी जर्मिनेशन की बाद वाली, है ना, जर्मिनेशन के बाद वाली जो स्टेज थी जहां थोड़ा बहुत हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता था डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, वो कहलाता था क्या? प्रोथैलस। सो सी द आंसर, स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर थैलस फॉर्मेशन, नो। थैलस फॉर्मेशन, थैलस लाइक बॉडी नहीं, वो थैलस का आएगा ही नहीं यहाँ पे कुछ। प्रोथैलस तो वो स्ट्रक्चर है ना जर्मिनेशन के बाद जो बना था, जो अब आगे जाके गेमिटोफाइट बनाएगा, उसको बोलते हैं प्रोथैलस। स्पोरोफाइटिक, फ्री स्पोरोफाइटिक तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये कैसा होता है? गेमिटोफाइट होता है। अ गेमिटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, हाँ बिल्कुल गेमिटोफाइट जैसा स्ट्रक्चर जो टेरिडोफाइट में देखा जाता है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है डियर स्टूडेंट्स।
व्हाई? बिकॉज गेमिटोफाइट जब गेमीट बनाएगा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये भी हमारे ऑप्शंस गलत, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ स्पोरोफाइट है, और ये भी ऑप्शन गलत। और सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन सी, that is a gametophyte free living structure formed in pteridophyte। gametophyte एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। फिर वो दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और कहलाता है सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे जाके फिर स्पोरोफाइट बनेगा। और हमने ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन भी पढ़ा था, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये चलता रहता है, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले गेमिटोफाइट का होना जरूरी है ताकि गेमीट्स प्रोड्यूस हो। क्लियर हुआ? दिस इज अबाउट दी प्रोथैलस। प्रोथैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जर्मिनेशन के बाद बनता है, जिससे आगे जाकर क्या बनेगा? जिससे आगे जाके बनेगा गेमिटोफाइट। क्लियर? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आंसर हमने चेक नहीं किया था, आंसर चेक कर लेते हैं। मैं बहुत श्योर हूं ना अपने आंसर को लेके। गेमिटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट इज व्हाट? इज अ प्रोथैलस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Plants of question number 6 क्या बोलता है? Plants of this group are diploid and well adapted to extreme condition। Diploid structure लिख लो पहले तो कि ये diploid है। Diploid का मतलब 2 sets of chromosome है इसके पास। Extreme condition में भी survive कर जाता है। Extreme condition मतलब क्या हो सकता है मैडम? Extreme condition मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है केमिकल प्रेजेंट हो सकता है सॉल्ट ज्यादा हो उस जगह। ये सारी चीजें एक्सट्रीम बना देती है। They grow bearing sporophylls in compact structure called cones, और उनके पास cones present है। याद आ गया? cones हमने कहाँ पढ़ा था? हाँ, याद आ गया ना? अभी चलते हैं। The group in reference is, कौन सा ग्रुप रेफर किया जा सकता है इस चीज के लिए? जल्दी से बताओ। डिप्लॉइड है, एक्सट्रीम कंडीशन है और कोन्स है। तो ये जो कोन्स है इसने तुम्हें आंसर अभी तक बता दिया है। कोन्स किस में होते हैं? जहां पर सीड्स जो हैं वो ओपनली प्लेस्ड रहते हैं। याद आया किसकी बात कर रही हूं? सीड्स किस में ओपनली प्लेस्ड रहते हैं? जहां ओवरी में प्रेजेंट ना होकर सीड्स बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते हैं। वो कौन सा होता है? जिम्नोस्पर्म होता है। और जिम्नोस्पर्म क्योंकि हार्श क्लाइमेट में रहता है इसीलिए उसके पास कोन्स होते हैं, राइट। और जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती है स्पाइन लाइक शेप में। क्यों होती है स्पाइन लाइक शेप में? क्योंकि टू रिड्यूस दी सरफेस एरिया, ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो सके, वाटर लॉस ना हो, और वो अपने हार्श कंडीशन में भी एडजस्ट कर सके, आराम से रह सके, ग्रो कर सके। दैट इज व्हाई द कोन्स एंड द सीड्स व्हिच आर नेकेड, व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट इज द वन टर्म्ड इनटू व्हाट? जिम्नोस्पर्म। आंसर्स देखो, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में भी नहीं होता, टेरिडोफाइट में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स में होता है। सो दिस इज द आंसर। जिम्नोस्पर्म्स डिप्लॉइड भी होते, डिप्लॉइड भी होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस भी होती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कैसे भी क्लाइमेट में वो सरवाइव कर सकते हैं। और कोन्स मतलब कि उनकी लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड रहती हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट अस चेक द आंसर। क्या आंसर है? आंसर इज डी, दैट इज जिम्नोस्पर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Seventh question says embryo sac of an angiosperm is made up of। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक जो है वो किस किस चीज का बना होता है? उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लो। क्या प्रेजेंट होता है? एक तो जो मेन सेल है जो फ्यूज करेगा, जो फीमेल गेमीट फ्यूज करेगा, है ना। तो एक तो होता है एग सेल, ठीक है। एग सेल के पास पोलन ट्यूब का रास्ता गाइड करने के लिए केमिकल रिलीज करने वाले 2 सेल्स जो कहलाते हैं सिनर्जिड्स। तो 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ओके, फाइन। एंड व्हाट एल्स? 3 एंटीपोडल सेल होते थे नीचे की तरफ जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। तो 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है पोलर न्यूक्लियाई। कौन होता है? पोलर न्यूक्लियाई। कितना होता है? एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो गिनो जरा कितने सेल हो गए? 1 + 2 3, 3 + 3 6
प्लस 1 7। तो हमारे पास सेल कितने हुए इसमें? 7 सेल। अब इन सबके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियाई यानी 6 न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई के पास एक विशेष बात है, और वो विशेष बात क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस तो 2 होते हैं। न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2। तो 6 यहां तक 6 न्यूक्लियाई, 7 8, क्योंकि यहां 2 न्यूक्लियाई हैं। तो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होते हैं कहां पर? एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। यहां पर अपन ने पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक रिवाइज कर लिया। ऑप्शन देखो, 8 सेल्स हैं, नहीं, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई हैं। 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई हैं, बिल्कुल हैं। 8 न्यूक्लियाई, नो, ये वाला ज्यादा स्पेसिफिक है। 8 न्यूक्लियाई तो है, लेकिन मोर स्पेसिफिक क्या है कि 7 सेल भी मेंशन हो। और क्या 7 सेल 7 न्यूक्लियाई होते हैं? नहीं, क्योंकि एक न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई में एक्स्ट्रा होता है। So this is all about the embryo sac. आंसर हमारा किस तरफ जाता है? ऑप्शन बी की तरफ जाता है। Let us check the answer. क्या आंसर है हमारा? The answer is 7 cells and 8 nuclei. Why I told you the reason. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36। डिप्लॉयड नंबर जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो है 36। अब जल्दी से बता दो इसका हैप्लॉइड क्या होगा? 36 का आधा हो जाएगा ना। हैप्लॉइड का आधा क्या होगा? 36, एक मिनट, आई राइट इट अगेन। हैप्लॉइड का क्या हो जाएगा? 36/2 हो जाएगा ना, क्योंकि डिप्लॉयड यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अपन ने आधा कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो मतलब हैप्लॉइड के अंदर कितने क्रोमोसोम? 18 हो गया। ठीक, ये तो समझ में आ गया। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म? अब पूछा है एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर क्या है। तो पहले तो बता दो कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और क्या काम करता है, क्या होता है। एंडोस्पर्म एक एक्स्ट्रा सीड के पास स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रोवाइड करता है? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो कब बनता है? जब पोलर न्यूक्लियाई 2 और किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? एक और पोलन ग्रेन के साथ, एक और मेल गैमीट के साथ। तो क्या बनाता है वो? एंडोस्पर्म बनाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, याद आ गया? ये उसी से बनने वाला एंडोस्पर्म है। अब वहां पर 2 तो वो थे न्यूक्लियाई, तो 2 न्यूक्लियाई के पास, यानी कि एक के पास 18, दूसरे के पास 18, और इसके साथ मेल गैमीट आके फ्यूज हुआ, वो फिर से 18। कितना हो गया? 18 into 3 कितना हो गया? 54। तो टोटल कितने क्रोमोसोम? 54 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? अपन ने निकाला 54। 36 नहीं हो सकता, 36 होता तो डिप्लॉइड होता। और ये क्या है? इसमें ट्रिप्लॉइड हो गया ना, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन हो गए थे। 18 तो हैप्लॉइड है, 54 है हमारा आंसर। 72 कहीं से नहीं आ रहा, तो 54 हमारा आंसर है। लेट अस चेक whether it is correct or not. Yes, it is correct. Why? Because there were 3 cells fusing, है ना? 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, तीनों के जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हुए। जब तीनों के जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड थे तो उनको हमने ऐड कर दिया, इजी हो गया, एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म क्या काम करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सीड को। दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी का अब चलो हमें ये पता चल गया, पोलर न्यूक्लियाई और ये तो कंबाइन हो गए और फ्यूजन हो गया, और एग सेल भी फ्यूज हो गया। किसके साथ? मेल गैमीट के साथ। तो जब एग सेल फ्यूज हुआ मेल गैमीट के साथ, तो उसने क्या किया? उसने तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है ना, जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बनाया, फिर सीड। इसके बाद ये वाला जो फ्यूजन हुआ था इसने एंडोस्पर्म बना दिया। अब बताओ एंटीपोडल सेल के साथ क्या हुआ होगा और सिनर्जिड्स के साथ क्या हुआ होगा? सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं टू रिलीज द केमिकल सो दैट पोलन ट्यूब नोज इट्स वे। पोलन ट्यूब को अपना रास्ता पता चल जाए और वो रिलीज कर दे मेल गैमीट। कहां पर? एग सेल के पास। इसलिए एग सेल के पास 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में जो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, आखिर में तुमने देखा था ना, ऐसे 3 एंटीपोडल सेल्स बने हुए थे इस तरीके से। ये जो 3 एंटीपोडल सेल हैं, ये क्या काम करते हैं? ये तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट
दे डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट होकर गिर जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ, लास्ट सेशन में ही मैंने तुम्हें पढ़ाया है। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि डीजनरेट जो सेल हो गया वो तो चला ही गया, जो ओव्यूल है वो सीड बना लेगा और ओवरी क्या करेगी, फ्रूट बना लेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे ना, पिछले साल भी क्लास 10th में पढ़े थे, इस साल भी मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनेमा इज, प्रोटोनेमा क्या होता है? प्रोटोनेमा होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो चेन ऑफ सेल्स का बना होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो चेन ऑफ सेल्स का बना होता है, जिसमें कई सारे सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कब बनता है, जो बनता है गैमीटोफाइट बनने के पहले। वो स्ट्रक्चर जो गैमीट बनाता है उसको अपन बोलते हैं गैमीटोफाइट। वो स्ट्रक्चर बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोनेमा। और ये प्रोटोनेमा जो होता है इसके ऊपर बड प्रेजेंट होती है, और ये जो बड है ये आगे जाकर क्या बना लेती है, आगे जाकर ये बना लेती है गैमीटोफाइट। क्या बना लेती है, गैमीटोफाइट। तो प्रोटोनेमा एक ऐसा स्ट्रक्चर है मॉस के अंदर, किसके अंदर, मॉस के अंदर, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास प्रेजेंट है बड प्रेजेंट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट लाइक बोला है मैंने, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल से मिलकर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है मॉसेस में। आप मॉस को जब माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो आपको मॉस कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, और यहाँ पर कहीं कहीं बड प्रेजेंट होगी, बड प्रेजेंट होगी जो आगे जाके ग्रो करेगी। तो ये जो फिलामेंट 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 थ्रेड थ्रेड जैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही प्रोटोनेमा है जो आगे जाके गैमीटोफाइट बनाता है। तो आंसर देख लें अपन, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन, हाँ हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो प्रोटोनेमा जो है वो हैप्लॉइड होता है जहां पर सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हैप्लॉइड है एंड इज फाउंड इन मॉसेस, हाँ बिल्कुल। डिप्लॉइड है एंड इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, नहीं डिप्लॉइड नहीं होता। डिप्लॉइड है and is found in pteridophytes, नहीं। haploid है and is found in pteridophytes, no. So it is a haploid, it is a haploid thread like structure, filamentous structure which is made up of chain of cells, बहुत सारे cells से मिलकर बना है। और कैसा है, और आगे जाकर ग्रो करके गैमीटोफाइट बनाएगा। और इसके स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट है, बड प्रेजेंट है जो गैमीटोफाइट बनेगी। और गैमीटोफाइट क्या है, वो स्ट्रक्चर जो आगे जाके गैमीट्स बनाएगा। गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, जब गैमीट्स बनेंगे तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर नया स्ट्रक्चर वापस से बन सकेगा। तो ये कहानी है प्रोटोनेमा की। आंसर हमें ऑप्शन ए सही लगता है। आइए चेक करते हैं कि ऑप्शन ए ही सही है या फिर नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सेज द जायंट रेडवुड ट्री इज एन, क्या है, ठीक है, जायंट रेडवुड ट्री जिसका बोटानिकल साइंटिफिक नेम है सिक्वेया सेम्परवियरेंस। तो इसका ये जो है जायंट ट्री, ये एक्चुअली में कौन है, तो ये होता है एक, हमने पढ़ा है ना जिम्नोस्पर्म, सबसे जो एडवांस्ड कैटेगरी होती है सेल्स की, सॉरी प्लांट्स की। और जिम्नोस्पर्म एक ऐसा डिवीजन है, एक ऐसा ग्रुप है जहां पर कौन कौन प्रेजेंट है, जहां पर छोटा प्लांट भी प्रेजेंट है यानी शर्ब्स भी प्रेजेंट है, मॉडरेट हाइट के प्लांट भी प्रेजेंट है और इतना बड़ा जायंट प्लांट भी प्रेजेंट है जो क्या कहलाता है, रेडवुड ट्री। तो एक ऐसी कैटेगरी, ऐसी प्लांट की कैटेगरी जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, जहां सारे प्रकार के प्लांट्स आ जाते हैं छोटे से लेके बड़े तक। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ले आओ यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कौन से आएंगे, शर्ब्स, मॉडरेट ट्रीज और मॉडरेट प्लांट और लार्ज ट्रीज। तो वहां पर सारे स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड हैं, सारे स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड हैं जो आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म। देख लो आंसर, एंजियोस्पर्म नहीं, फर्न नहीं, टेरिडोफाइटा नहीं, जिम्नोस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो डिफिकल्ट हो, हाँ लेकिन एक चीज, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इस पे डेफिनेटली स्टार बना लेना, स्टार मार्क कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेडवुड ट्री के ही नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नाउ वी विल चेक द आंसर। So the correct answer is gymnosperm. That's it. Okay.
Now, so we are done with the MCQs, multiple choice question for the third chapter of your biology, that is plant kingdom. Next session में हम इसी chapter के short answer type questions के साथ, very short answer type questions के साथ और long answer type questions के साथ मिलने वाले हैं. तो मेरे साथ बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर. उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा. यू वुड हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और जितने भी एमसीक्यूज होते हैं जब हम 11th में चले जाते हैं तो सारे एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जिसका आधार 11th और 12th की ही बायोलॉजी रहेगी. क्लियर हो गया? अब आपको जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसको अच्छे से फ्रीली एक्सेस करने के लिए क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया है कि ये जितने भी वीडियोस हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज, इन सब को अवेलेबल कराया है जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उस पे. और वो क्या है? www.magnetbrains.com. और इसके अलावा और भी इजी एक्सेस चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्ले स्टोर में जाएंगे और मैग्नेट ब्रेन्स नाम से जो अवेलेबल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप सारे वीडियोस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीक्वेंस में आराम से देख सकते हो ताकि आपको आपके कोर्स की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी. जिसके लिए क्या करना है, जिसके लिए टाइप करना है ऊपर www.magnetbrains.com. जैसे ही आप वो टाइप करोगे तो ऐसा एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आप अपने कोर्सेज को यहां सर्च कर सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर हमने क्लिक किया सपोज, तो एक ऐसा विंडो हमारे सामने ओपन होगा. देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम. कितना इजी एक्सेस है. क्लास सिलेक्ट कर लो कौन सी क्लास में हमको क्लास 11th पढ़ना है तो क्लास 11th के टीचर्स के सारे वीडियोस आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के. इसके ऊपर क्लिक करो. हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी पे वॉच नाउ क्लिक किया, ऐसा विंडो ओपन होगा. यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वो भी सोचो पॉइंट्स में. इतना इजी, एक बार देखने में बर्ड आई व्यू मिल जाएगा, सब पता चल गया है. वन शॉट है, एमसीक्यू है, एक्सप्लेनेशन है. और यहाँ वॉच चैप्टर वाइज वीडियो जहां लिखा है ना वहां पर सीक्वेंस से वीडियो सारे अवेलेबल हैं. तो आप उसे प्ले करिए तो वो इस तरीके से आपके स्क्रीन पर प्ले होने लगेंगे और आप अपने कोर्स की पढ़ाई बहुत आराम से आसानी से कर सकते हैं. और जैसा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें अपने जितने सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कहाँ से हैं, हिंदी मीडियम से, उनको ये सजेस्ट करना है क्योंकि अब उनके लिए भी प्रेजेंट है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी. टेल देम टू सब्सक्राइब सो दैट दे रिसीव द नोटिफिकेशन एट अर्लीस्ट. जैसे कि आपको मिलता है और आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी कब मिलेगा, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे. तो आपको ना सब पता चलता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा अपने को जो भी पढ़ना है टाइम से मिलता रहेगा, कोई भी चीज मिस नहीं होगी. अगर वीडियो पसंद आया है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप लाइक कर दीजिए और फिर अपने सारे फ्रेंड्स के जो ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दीजिए. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इसी चैप्टर की बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.